नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें दरअसल नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने कई योजनाओं की नींव रखी है और पीएम का इस दौरान साफ तौर पर संबोधन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनाया, जिसमें कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए दिखाई पड़े। कांग्रेस का लूट तंत्र खत्म अब है, नया समय है। ये दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई इस दौरान। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की नींव रखी, कई सौगातें वो दी गई हैं आज। और पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। इसके अलावा आपको बताएं कि उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और अपने भाषण में पीएम मोदी ने ओडिशा की कला, संस्कृति और लोगों के लगाव की जमकर तारीफ की और कहा कि डबल इंजन सरकार के चलते अब ओडिशा तेजी से प्रगति की राह पर है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 1.5 साल पहले जो विकसित ओडिशा का संकल्प लिया गया था वो अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। जिन्होंने बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवा की शुरुआत की जानकारी भी दी और बताया कि इससे डिजिटल कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार होगा। वहीं गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने खासतौर पर बताया कि अब तक देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर दिए जा चुके हैं और ओडिशा में भी हजारों मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पारादीप से झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बनेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश लूट तंत्र में फंसा था, लेकिन आज दोगुनी बचत और कमाई का दौर है। अब 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इस मौके पर ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान हमेशा ओडिशा के विकास पर रहा है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 जरूरतमंदों को घर और वित्तीय मदद की भी सौगात दी है। अबू धाबी से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां पर पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए एक खालिस्तानी आतंकी परविंदर सिंह उर्फ पिंडी को गिरफ्तार कर भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। ये गिरफ्तारी बाबर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठन से जुड़े नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। परविंदर के खिलाफ पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस वो जारी था, जिसके बाद बटाला पुलिस की 4 सदस्यीय टीम 24 सितंबर को यूएई रवाना हुई। टीम ने अबू धाबी पहुंचकर वहां के विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा और सभी औपचारिकताएं पूरी की और आखिरकार पिंडी को भारत वापस लाया गया। परविंदर सिंह के कनेक्शन विदेश में बैठे कुख्यात आतंकियों हरविंदर सिंह उर्फ रंदा और हैप्पी पसिया से भी जुड़े हैं और ये सभी नाम बटाला और गुरदासपुर इलाके में पेट्रोल बम हमले, हिंसक घटनाओं और वसूली जैसे कई गंभीर मामलों में भी सामने आ चुके हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने में केंद्रीय एजेंसियों, विदेश मंत्रालय और यूएई सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई पंजाब पुलिस की आतंकवादी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और भी मजबूत करती है और इस तरह की कार्रवाइयों से देश की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को नई मजबूती मिलती है। तो अबू धाबी से खालिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। इंटरनेशनल ऑपरेशन में पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए पंजाब से मेरे सहयोगी बलजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत, पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ जानकारी? ये एक ऐतिहासिक पंजाब पुलिस को, जो कि पंजाब पुलिस है, उसको बड़े लंबे समय से जो एक खालसा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का देशियाई का जो एक आतंकी संगठन है, परमिंदर सिंह उप पिंडी को अबू धाबी से कल पंजाब के लिए, जो कि पटियाला पंजाब को लाया गया, उनको अबू धाबी से जो पंजाब को लाया गया, जो कि पंजाब पुलिस को ही जो लंबे समय से इसके उड़ीद थी, क्योंकि कई वारदात को इन्होंने अंजाम दिया हुआ था। बिल्कुल, ऐसे कैसे हुआ था हत्याकांड या फिरौती और कई मामलों पे इनके ऊपर में कार्रवाई की गई थी। लेकिन पीओ होने के कारण जो कि पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जो उनको की दुबई जो अबू धाबी से जो उनको
भारत लाया गया। बिल्कुल बलजीत, ऐसे में ये भी अहम जानकारी जो है होती है, जब ये इनपुट्स कहाँ से मिले, इसकी जानकारी मिले कि आखिर कैसे जो है ये परविंदर जो है यूएई में जाकर छिपकर बैठा हुआ था, कैसे पुलिस को ये इनपुट्स मिले और कैसे पूरा जो ऑपरेशन है वो सफल हो पाया। जी, जैसे कि पिंदर उर्फ पिंडी है जो अबू धाबी से जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसके जो कि बाहर में विदेश में बैठे हुए जो संगठन है वो पिंदा परविंदर सिंह पिंदा की रिडार पे था, हैप्पी पसियाना और नजदीकी सहयोगी था। ये बटाला गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमले, हिंसक हमले और भी कई फिरौती के मामलों में इसको अपराध में ये चुनिंदा था ये पंजाब सरकार को, जो कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो इसको भी बटाला पुलिस की व्यक्ति के हाथ क्विंटल के आरसीएम की कार्रवाई के हेतु एक सीनियर अधिकारी की अगुवाई में इसको 4 मेंबरी टीम बन गठित की गई थी 24/9/2025 को, जो कि आबू धाबी गई हुई थी, जो कि वहां पर उसको गिरफ्तार करके जो कि भारत लाई थी इसको। अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में जो है आतंकी जो है परविंदर है, क्या इनपुट्स अब और मिल रहे हैं पुलिस को? क्या कोई बातचीत जानकारी जुटा पाई है पुलिस खालिस्तानी आतंकवादी से? पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस जो कि विदेश से इससे पहले भी कई भले नाबा ब्रेक कांड में है जो मास्टरमाइंड थे उसको भी बाहर से लाई हुई थी, जैसे इसको पिंडर को भी लाई गई है। ऐसे में बात करिए तो इनके में और भी खुलासे होंगे, क्योंकि जो कई इसके आपराधिक जनक के ऊपर में इसके ऊपर में जो FIR दर्ज थी जो पंजाब में बटाला ला लिए या गुरदासपुर में ला लिए, जहाँ पर इन्होंने पेट्रोल पंप लिए हुए थे, या जबरन वसूली के मामले में ये लोड़िंदा था पंजाब पुलिस को। चलिए, कई और अहम खुलासे भी होंगे जिसकी जो है उम्मीद वो लगाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका बलजीत, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस जो है परविंदर से बातचीत कर रही है और ये उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्द जो है कई अहम खुलासे होंगे, क्योंकि परविंदर जो है भारत से तमाम लोगों से भी उसके कांटेक्ट से, विदेशों से भी कई लोगों से जो है उसके कांटेक्ट से, और यूएई में जो है छिपकर बैठा हुआ था। लेकिन पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरकार जो है इंटरनेशनल ऑपरेशन के जरिए जो है खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। लद्दाख के लेह शहर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और हिंसक घटनाओं के बाद चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। इस कर्फ्यू की वजह से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें जो है जैसे कि राशन, दूध और सब्जियां मिलने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय की एक टीम शुक्रवार को खुद लेह पहुंची और वहां के हालातों का जायजा लिया। टीम ने उपराज्यपाल, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ लेह की सर्वोच्च निकाय के प्रतिनिधियों से बैठक की। इसी बीच लेह के डीएम रोमिल सिंह डोंक ने अगले 2 दिन तक सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं अस्पताल के बाहर युवकों के माता पिता अपनी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ बच्चों को छोड़ दिया गया है, जबकि बाकी को बिना वजह हिरासत में रखा जा रहा है। सभी की मांग है कि उन्हें भी जल्द रिहा किया जाए। फिलहाल 27 लोग SNM अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर कारगिल में अब जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। शुक्रवार को दुकानों और बाजारों में चहल पहल दिखी। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखने को मिला। अब लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने साफ किया कि जब तक उनकी संवैधानिक मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति बहाल करने की हर संभव कोशिश जारी है। तो आज चौथे दिन भी आपको बता दें कि दरअसल लेह में कर्फ्यू जारी है। हालांकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद भी जो है अभी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो हालात बने हुए हैं वहाँ पर ये जो है हालात ना बने, क्योंकि वहाँ पर रोज़मर्रा के लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर मेरे साथ जो है ज़्यादा बातचीत के लिए विदेशी मामलों के जानकार सुनील विपुल जी मेरे साथ जुड़ गए। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डिले 24 भारत पर। जी नमस्कार। बिल्कुल सुनील जी, इस तरीके से जो हालात लेह में तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालांकि लंबे समय का ये संघर्ष है, पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे जाने की मांग को लेकर वहां पर जो है इस तरह का संघर्ष देखने को मिलता रहा है। और अब जब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी जो है माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। क्या आपको लग रहा है आगे किस तरह की जो है स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं?
जी, मोटे तौर पर क्या है कि पिछले दिनों आपको मालूम है कि नेपाल की जो स्थिति बनी जेएनजी को लेकर के, और उसके बाद हमारे देश में तथाकथित तौर पर विपक्ष के कुछ नेताओं के वक्तव्य आते हैं, और फिर सोनम वांगचुक का वो तो एक लंबे समय से वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो, और उसकी मांग कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के, तो बड़ा से जैसा माना जाता था आज तक कि उनका प्रदर्शन है और वो अपनी मांग करके हैं, अपनी जगह पर हैं। लेकिन पिछले दिनों ये जेएनजी को लेकर के नेपाल के घटनाक्रम के बाद कुछ हालात बड़ी तेजी से बदले, और ये केवल लद्दाख का मसला नहीं है, बल्कि देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है, और स्वतः स्फूर्त भी कई बार ऐसी चीजें हो रही हैं। क्योंकि देखिए, युवाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत लोकल चीजों को लेकर के जगह जगह होता है, तो निश्चित तौर पर लद्दाख को लेकर के उनकी जो मांग है, मैं उस पर बहुत ये कहने की मतलब कोई भी नहीं कहने की स्थिति में है कि उसको किस तरह से और कब सॉल्व किया जाए या उसका क्या निदान निकाला जाए। लेकिन अगर इसमें इंटरफेरेंस और राजनीतिक नेताओं के उद्घोष से या उनके वक्तव्य से कहिए कि कहीं ना कहीं इसका अगर प्रभाव है, इसकी जांच की जानी चाहिए मोटे तौर पर, और इसकी जितना भर्त्सना की जाए उतना की जानी चाहिए। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को लेकर के आज जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं मीडिया में, आपने देखा होगा कि एक कुछ तार जोड़े जा रहे हैं पाकिस्तानी खुफिया से, और उनके संपर्क में थे इस तरह का। तो अगर ये है तो ये तो निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर ठीक से जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के तौर पर अगर इस तरह की बातें मनगढ़ंत तरीके से लाई जा रही है या सरकार द्वारा जा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वाकई जिस तरीके से प्रतिशोधात्मक वाली कार्रवाई की जो आप बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो आरोप सोनम वांगचुक पर लगे हैं, जो चीनी का एजेंट, उन्हें चाइना का एजेंट बताया जा रहा है, तमाम जो है आरोप लग रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप कितना सही इसे देखते हैं सुनील जी, क्योंकि पर्यावरणविद वो हैं और इनोवेटर के तौर पर उन्हें देखा जाता है, ना सिर्फ इनोवेटर के तौर पर, बल्कि आप सोचिए कि जो पिक्चर देखकर हम और आप मोटिवेट हुए, 3 इडियट, वो उन पर बनी हुई है। अब ऐसे में एनएसए उन पर लगा हुआ है, देशद्रोही के तहत जो है कार्रवाई हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर तो मैं सीधे शब्दों में कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में लगाया गया कदम, उठाया गया कदम है। एनएसए की कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूँ कि बहुत ठीक से चीजों की जांच होनी चाहिए, और जिस तरह वांगचुक का देश के प्रति लगाव और देश को कंट्रीब्यूशन उनका जो रहा है, उसके आधार पर ये कतई ये मानना बहुत मतलब मुश्किल है हमारे लिए। तो कम से कम मैं जहां तक देख पा रहा हूं दुनिया देश के संबंधों को, कि उस पर कि सोनम वांगचुक ने ऐसा किया होगा कभी उन्हें चीन का एजेंट। और अभी लेटेस्ट मैंने 3 घंटे पहले एक खबर देखी थी जिसमें पाक के खुफिया लोगों से जो है वो संपर्क में है, ऐसा बताया गया। तो इन चीजों की पड़ताल ढंग से होनी चाहिए। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कहीं कोई समझौता न करे सरकार। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं कि आप समझौता मत करिए, लेकिन कोई भी इस तरह की कार्रवाई जल्दबाजी में, और मैं फिर से जोर देकर के कहना चाह रहा हूं कि प्रतिशोध में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोटे तौर पर आप देखेंगे कि भाजपा के कार्यालय को मुख्यतः टारगेट किया है इस जेएनजी की पीढ़ी ने या वहां के आंदोलनकारियों ने, ठीक है। और उसको कहीं न कहीं ये भी लिया जा सकता है कि विपक्षी वहां के भी कुछ लोकल लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो सोनम वांगचुक से अलग हैं, ठीक है, और उनके द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की साजिश या इस तरह का सेंटिमेंट भड़काने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं सुनील जी, हाँ, कहीं ना कहीं क्या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हालांकि एक प्रदर्शन जरूर था, लेकिन इसको कोई दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है क्या? जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तरों को फोड़ा गया, नेपाल प्रोटेस्ट जेएनजी के प्रोटेस्ट से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, तमाम जो विपक्षी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, और अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एंगल जोड़ा जा रहा है, क्या एक साधारण से प्रदर्शन को जो कि शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, जो कि लंबे समय से सोनम वांगचुक करते आए हैं, क्या इसका स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, लद्दाख की डेमोग्राफी को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा चीजें और क्लियर होंगी, और जिस तरह की जनसंख्या का मतलब उसमें बंटवारा आप देख करके देखिए, जो आंकड़ा है वो आंकड़े कहीं न कहीं इस तरह की भी शंका को पैदा करने के लिए पर्याप्त है, और इस तरह की बातें आ रही हैं जगह जगह से। तो मैं हर बात के लिए एक ही बात कहूंगा कि निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच की जानी चाहिए। अगर संदेह के घेरे में है और कोई भी हो, सोनम वांगचुक भी हो, तो निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर
बलि का बकरा बनाया जा रहा है और अन्य दलों, अन्य लोगों की कार्रवाई है, अन्य लोगों द्वारा भड़काया गया है। और सोनम वांगचुक की अगर उसमें भूमिका नहीं है, सोनम वांगचुक को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मान लीजिए कि विरोध लंबे समय से कर रहे थे, इस मुद्दे के साथ हो थे और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कुछ उनका वक्तव्य आया है। भारतीय जनता पार्टी क्या, वो मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो उन वक्तव्यों के प्रतिशोधात्मक तौर पर अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये मुझे लगता है कि ये भी दुर्भावनापूर्ण है और इसकी भी आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुद्दा बहुत जिस तरह से बाहर दिखाई पड़ रहा है उतना आसान नहीं है और बहुत कुछ मैं भी अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, या किसी भी अगर बहुत जानकार समझदार आदमी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि बहुत जल्दबाजी होगा, बिना जांच के, बिना इन मुद्दों को बहुत ढंग से समझे कुछ भी कहना अभी बहुत तात्कालिक रूप में नहीं होगा। कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से एनएसए के तहत जो कार्रवाई हो रही है इस पर भी विचार करने की जरूरत कहीं ना कहीं जरूर है कि आखिर क्या कुछ सोच और समझ के इस तरह की जो है कार्रवाई हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने समय दिया। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि लेह में जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, चौथा दिन आज है और आज भी जो है कर्फ्यू का दिन जो है जारी है। लोगों को रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए समस्याएं सामने आ रही हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो भी दरअसल यही कह रहे हैं कि एनएसए के तहत जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अब तक जो सोनम वांगचुक देश के लिए एक प्रतीक के तौर पर जो है जाने जाते थे, अब उन्हें देशद्रोही के मामले में जो है गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना कितना उचित है, इसको लेकर जो है अभी भी एक्सपर्ट्स अपनी राय रख रहे हैं। इस पर चर्चा विमर्श जो है उसका दौर जारी है। उन्नाव जिले में शनिवार सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हादसा बिहटा मुजावर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 257.5 से 258 के बीच हुआ, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही एक अर्टिगा कार का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर को तोड़ते हुए सीधे दूसरी लेन में जा चली गई, जहां पर सफाई कर्मी सड़क की मरम्मत का काम कर रहे थे। वहीं कार ने सड़क पर काम कर रहे 6 मजदूरों को रौंद दिया और खुद भी पलट गई। इस भीषण टक्कर में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद शव 100 मीटर तक बिखरे पड़े थे और एक्सप्रेसवे पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मृतकों की पहचान लवकुश, रामकिशोर, मुकेश और सरवन के रूप में की गई है, जो कि झब्बा खेड़ा, बाजा खेड़ा और अकबर खेड़ा गांव के रहने वाले थे और सभी सुबह 9 बजे काम पर पहुंचे थे। वहीं कृष्णपाल और राकेश गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही गाँव में मातम पसरा हुआ है। कई पीड़ित परिवारों की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी और अब घर के कमाने वाले चले जाने से मुश्किलों का दौर जो है और बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करनाल में स्वच्छता को लेकर एक खास पहल शुरू हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में करनाल नगर निगम ने स्वच्छता की दिशा में नायाब कदम उठाते हुए 5 नगर पालिकाओं के साथ जो है जोड़ी बनाई है। करनाल जो कि स्वच्छता रैंकिंग में आगे है, अब सीवन, इस्माइलाबाद, राजौंद, नारनौंद और कालावानी नगर पालिकाओं के साथ मिलकर स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। इस योजना के तहत करनाल के अधिकारी और इन 5 नगर पालिकाओं के अधिकारी मिलकर स्वच्छता से जुड़े अपने सुझाव, विचार और योजनाएं एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसका मकसद उन नगर पालिकाओं की मदद करना है जो स्वच्छता में पीछे हैं, ताकि वे स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार कर आगे आ सके। इस प्रकार ये साझेदारी एक तरह से अनुभव और संसाधन साझा करने का मंच बनेगी, जिससे सभी शहर स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन कर सके। आगे आने वाली स्वच्छता रैंकिंग में ये जोड़ी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करेंगी, जिससे कि स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने इस पहल को बेहद महत्वपूर्ण बताया है और कहा कि स्वच्छता केवल एक नगर निगम का काम नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो स्वच्छता मिशन के तहत जो है नायाब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दरअसल नई जोड़ी बनाई है और कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस पहल को जो है सार्थक किया जाए, इसको लेकर जो है खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपके सामने। करनाल में स्वच्छता को लेकर सीएम सैनी की ये नई पहल सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि स्वच्छता में पिछड़े शहरों को करनाल सहयोग और सुझाव देगा।
यानी कि सफाई अभियान पर जोर देने के लिए ये नई जोड़ी बनाई गई है, नई पहल जो है हरियाणा में शुरू की गई है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हरियाणा से मेरे सहयोगी विनोद गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। विनोद, जिस तरीके से करनाल में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो सैनी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, नई पहल की शुरुआत की है, कितना ये पहल कामयाब होगी और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की कमान संभाली है, एक से एक कदम जो है हरियाणा के पक्ष में लेते जा रहे हैं। और स्वच्छता को लेकर भी जो आज एक कुरुक्षेत्र के अंदर एक मीटिंग की है और उसमें बोला गया कि स्वच्छता रैंकिंग में हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए साथ साथ करनाल की से शुरुआत की गई है और इसमें कई जो है नगर पालिकाओं को भी जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर एक नई पहल के साथ बात कर ले नगर पालिकाओं में सीवन, इस्माइलाबाद, राजनौर, नारनौर और कालावाली नगर पालिका के साथ साथ कई ऐसे और भी आसपास के क्षेत्र है जिनकी स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री ने उनके चाहे अधिकारियों चाहे राजनीतिक जो पार्टी के लोग हैं उनसे बातचीत भी किया और जो भी हो सकता है सबसे आग्रह किया कि आप जो मदद कर सकते हैं, जो आम लोग हैं वो मदद करें, सरकारें जो कर सकती है वो करेंगी और साथ के साथ हरियाणा सरकार हर तरह से जो है इन लोगों की सपोर्ट करेगी जिससे कि हरियाणा नंबर 1 रैंकिंग में आएगा स्वच्छता को लेकर। और उसके साथ साथ अन्य जिलों की बात कर ले, चाहे वो पंचकुला हो, गुरुग्राम हो, इन सब में भी शुरुआत हरियाणा सरकार करने जा रही है। बिल्कुल, पिछड़े शहरों को जो है सफाई अभियान से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। इसमें किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या मुहिम शुरू की गई है? देखिए, दिशा निर्देश की बात करें, खुद जैसे 2 दिन पहले पूरे देश के अंदर भी 1 घंटे का जो श्रमदान दिया गया था सफाई के लेकर, खासकर वो उसकी शुरुआत जो हरियाणा के अंदर खुद मुख्यमंत्री ने की थी। और दिशा निर्देश की बात करें तो हर जो आज नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष है उनको, जो अधिकारी, इनको स्पष्ट किया गया कि सड़कें हो चाहे गली मोहल्ले हो, सब स्वच्छ होनी चाहिए और साथ के साथ ऐसे कदम उठाओ जिससे कि जो कूड़ा करकट जो है रोडों पे सड़कों पे होता है उसको उससे लोग समझे और जो भी लोग बाहर से आए उनको भी बता दे कि अब जो है करनाल जो है स्वच्छता की ओर बढ़ता अग्रसर है और आप लोग इस पर ध्यान दें और किसी तरह का कूड़ा करकट हो चाहे अन्य, चाहे वो सड़कों की रिकार्पेंटिंग हो, चाहे वो डिवाइडिंग की स्वच्छता को लेकर, क्योंकि स्वच्छता में अकेला कूड़ा करकट नहीं आता, हर तरह से आता है, चाहे सड़कें साफ सुथरी हो चाहे हरियाली हो, हर चीज को लेकर सरकार जो है नए कदम जो है नए दिशा निर्देश सरकार जो है नए कदम उठा रही है जिसको लेकर ये पहल की गई है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हरियाणा में आपको बताएं कि स्वच्छता अभियान से कई पिछड़े शहरों को जोड़ने के लिए जो है नई मुहिम शुरू की गई है जिसमें खास मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो है करनाल सहयोग और सुझाव देगा, ऐसी बातें जो है रखी गई हैं जिसमें खास तौर पर जो है 5 नगर पालिकाओं के साथ जोड़ी बनाकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। छतरपुर में 11 शासकीय शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर कई फर्जी लोगों की जो है नौकरी लगने की बात सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले पर जांच करने पर कई शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी निकले। अब इस मामले पर बीएनएस की धारा 318(4) में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि सिटी कोतवाली थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दिल्ली के छतरपुर में आपको बताएं कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर जो है नौकरियां दी गई जिसका भंडाफोड़ अब हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसको लेकर अब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। बता दें कि 2023 में फर्जी शिक्षकों की नौकरी लगी थी, इसका खुलासा अब हुआ है और अब खुलासा होने के बाद से जो है इस पूरे मामले को लेकर जाँच की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ था कि वर्ष 2023 में कुछ लोगों द्वारा फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट तैयार कर नौकरी प्राप्त की गई थी, जिस पर से अपराध धारा 318(4) का पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचना की जा रही है। कितने लोग? 11 व्यक्ति। तो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने का ये पूरा मामला जिसमें जो है कई फर्जी शिक्षकों का भांडाफोड़ हुआ है और 11 शासकीय शिक्षक जिन पर ये आरोप लगे हैं कि दरअसल ये जो है फर्जी पूरा केस था
और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए छतरपुर से मेरे सहयोगी समीर मेरे साथ जुड़ गए। समीर, जिस तरीके से जो केस सामने आया है 2023 में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरियां लगी थी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, छतरपुर जिले में शिक्षा विभाग में एक जांच किया गया जिसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। 11 शिक्षकों के खिलाफ नामजद सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच किए थे, इस जांच में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पाए गए हैं, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अरुण पांडे ने तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए एफआईआर के, जिसके बाद जो है छतरपुर कोतवाली जो टीआई है अरविंद दांगी, उनके द्वारा मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान क्या सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार हैं या फिर मेडिकल के डॉक्टर होते हैं, सर्टिफिकेट बनाने वाले, और तमाम जिम्मेदार होते हैं, अधिकारी होते हैं। अब फिलहाल ये मध्य प्रदेश का एक बड़ा मामला बताया जा रहा है कि जिसमें शासकीय शिक्षकों पर मामला दर्ज हुआ है। इसमें 4 महिला भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस मामले की जांच पुलिस फिलहाल कर रही है और जल्द ही जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उन्हें जल्दी गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि आखिर कैसे इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और जिसके चलते ये बड़ा मामला जो है सामने आया। छतरपुर के अलावा क्या अन्य जो जिले हैं मध्य प्रदेश में, उन जिलों को भी सरकार को बारीकी से खंगालने की जरूरत है। इस प्रकार के मामले लगातार शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है और शिक्षा विभाग का ये मामला वाकई ऐसे में जो है शिक्षा प्रणाली पर भी जो है जो शिक्षा विभाग है उनकी कार्यशैली पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।